जी, भारत की एक्सेप्टेंस कैसे देखते हैं आप? देखिए, बाकी दुनिया अभी तक जो दिखाई दी दमनकारी जी, और हम अमन के पुजारी हैं। हाँ, दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने लोकतंत्र का भी अगर ये आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें भी बल था, हाँ। उसमें भी धूर्तता थी, हाँ। लेकिन भारत का लोकतंत्र का जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है, सबको जोड़ने की है, एक परिवार में बांधने की है। इससे दुनिया का सारा समीकरण बदल और मुझे लगता है ये अंतर अब दुनिया को समझ भी आ रहा है। रविंदर जी, जी हाँ, डेफिनेटली इस समय दुनिया इतनी उथल पुथल में है। कोई कह रहा था कि जैसे स्टॉर्म है, ओशन में है। मैं कहता हूँ दुनिया में नया मैट्रिक्स बन रहा है। इस समय दुनिया को कॉमन सेंस, सद्बुद्धि, प्लेन स्पीकिंग चाहिए। हाँ। कोई देश सद्बुद्धि, कॉमन सेंस की बात नहीं कर रहा। ओके, अगर आप देखें कोई नहीं कर रहा है। हाँ। अब हम कर रहे हैं और डेफिनेटली हमारी लेगेसी है, हमारी वैल्यूज हैं। पीछे गांधी जी से लेकर विवेकानंद, टैगोर जी से Right. ये सब है, राइट। ऐसी सर, कोई लेकिन बात नहीं कर रहा है आप कॉमन जो सेंस बता की। रहे हैं, एक इनिशिएटिव जो है वो भारत पुश ओवर कर रहा है, काफी पुश ओवर नहीं बल्कि काफी ज्यादा आगे लेके आ रहा है। वो है अमेलगमेशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, और इसको लेकर हमारे पास एक डिटेलिंग है। जरा लेकर आइए, यहां पर दिखाइए वो ग्राफिक्स, यहां पर किस तरीके से वो भारत G20 में अफ्रीकी संघ के 55 देशों को स्थायी सदस्यता देने की जोरदार वकालत कर रहा है। इससे नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के समर्थक मोदी अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल। अफ्रीका में तेजी से विकास वाले 6 देश। AU जुड़ा तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ी तो G20 बनेगा। 80% आबादी की आवाज। अफ्रीका के संसाधनों पर विस्तारवादी चीन की नजर है। चीन के खिलाफ भारत की कूटनीतिक ये कदम है। लेकिन एक मेरा सवाल यहां पर है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर, आपसे भी आ रहा हूं मैं आपके पास। अगर हम बात करें अफ्रीका में क्रिएटिंग अ डिसरप्शन, G20 इज ऑन वन साइड, दोनों के गोल्स अलग हो सकते हैं। देन वी हैव ब्रिक्स ऑन वन साइड, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इतने सारे सेंटर्स बनते जा रहे हैं और हर सेंटर में अगर हर कोई आ गया, देन हाउ आर दे प्रोसीडिंग फर्दर? देखिए, सेंटर्स की बात नहीं है। जो छोटे समूह के जो निकले हैं, कई जिसे कहते हैं मिलीलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म का एक नया स्वरूप जो आया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एजेंडा लगभग सामान्य सबका है, बराबर सबका है। मुद्दा आता है किस तरह से इसे कार्यान्वित किया जाता है और किस तरह से, किस इंटेंसिटी से, किस जोर से इसे आगे ले आया जा सकता है और किस तरह से हम इस पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं, नए इनिशिएटिव्स लेते हैं। ब्रॉड भले ही वो एजेंडा हो, लेकिन उसके जो डिफरेंट माइनर जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो आवश्यक है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अभी हम G20 पर आते हैं और अपने अभी अफ्रीका की बात की थी। अभी हमने चंद्रयान मिशन किया, साथ साथ अभी हमने सोलर मिशन भी किया। अब इस बार जो हमारा इनिशिएटिव है, हमारी जो भी स्पेस एसेट्स है, हमारी जो नॉलेज है, प्रधानमंत्री जी उसे बाकी देशों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव यह भी होने जा रहा है। दूसरी चीज बता रहा हूं, क्विक रिएक्शन इसमें बहुत पूर्ण होने जा रहा है। साइंटिफिक एडवाइजर्स की एक मीटिंग इसमें हो रही है। अभी इसमें जो विज्ञान है, आप आर्थिक प्रगति की बात करें, कुछ भी हो, तो एक विज्ञान के जो सलाहकार हैं वो आपस में बैठने जा रहे हैं। अंडरस्टूड। लेकिन मेरा एक सवाल ये है मैम, पूरी दुनिया भारत को एज अ कंज्यूमर देख रही है, राइट? ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत भी कुछ पॉकेट्स को एज अ बिजनेस एडवांटेज के तौर पर देख रहा है। ये G20 हु विल स्ट्राइक? दुनिया जो कि भारत की तरफ देख रही है या भारत जो कि दुनिया की तरफ देख रहा है? मेरा मानना है कि इसमें दोनों की तरफ से होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक आउटकम निकालने की कोशिश होगी। डेफिनेटली इंडिया को मार्केट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इंडिया को वॉइस ऑफ रीज़न भी देखा जा रहा है एंड वॉइस ऑफ फाइंडिंग द राइट पाथ फॉर द फ्यूचर। तो इसलिए वो भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इंडिया के लिए भी जो हम मेक इन इंडिया करना चाह रहे हैं और जो डिफेंस कोलैबोरेशन और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ करना चाह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी, तो इसके लिए एक नया एक डायरेक्शन मिलेगा G20 में। अंडरस्टूड। कमिंग टू यू सर, आपके पास मैं आ रहा हूं सर। कमिंग टू यू सर। हाँ, मेरा भी विचार मंजू जी से मिलता जुलता है कि हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम भी दे सकते हैं। सिर्फ मार्केट नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, हम भी दे सकते हैं दुनिया को। 50 से कम देश आज डिजिटल इकोनॉमी को मानते हैं और हम इसमें लीडर हैं। हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम स्टार्टअप के माध्यम से इन देशों की मदद कर सकते हैं। हम हेल्थ
हेल्थ की स्कीम की वजह से मदद कर सकते हैं। किसानों को जो हमने आई एग्री सर। अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा था और मैं वहां पर देख रहा था अमेरिका में देयर इज नो डिजिटल पेमेंट, इधर इट इज कार्ड और कैश, नो डिजिटल पेमेंट। और निशांत, यहाँ पर मैं बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। यूपीआई को एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं G20 के, उनके अकाउंट में, यूपीआई अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इनिशियल ट्रांसफर हो रहा है ताकि वो जब बाहर निकले खरीदारी करें तो यूपीआई से पेमेंट। क्या बात है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज आई थिंक। जी, और इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें, उसका हमें रुख करना होगा क्योंकि तमाम देशों के डेलीगेट्स भारत पहुंच रहे हैं और मोदी बाइडेन की बैठक पर एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध पर भी हो सकती है बातचीत, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध से बदलते हालात पर भी चर्चा संभव है। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में थोड़ी देर पहले हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे और मोदी बाइडेन बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। सज्जनार साहब, इस पर जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। क्या हो सकता है युद्ध का, जहां तक सवाल है? देखिए, अभी जून में हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए थे, इसके ऊपर बहुत बातचीत हुई थी जो कैसे युद्ध को खत्म किया जाए। और अब इसके बाद हालात जैसे बदलते रहे हैं, हमने देखा है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव वहां पर हुआ है और ये राष्ट्रपति बाइडेन को पूरा मालूम होगा जो वहां पर हालात कैसे बदल रहे हैं। तो वो प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे और इस युद्ध के बारे में बताएंगे और शांति की आगे चलते हुए क्या संभावनाएं हैं, ये मेरे विचार से दोनों जो नेता हैं वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसके ऊपर बातचीत करें। बिल्कुल, लेकिन बाजार की भी बात हुई और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि भारत पिछले 10 सालों में अमेरिका और चीन को पछाड़ते हुए सबसे बड़ा रिटर्न देने वाला बाजार बन गया है। इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में हम किस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं? देखिए, पहले हम बाजार थे, अभी भी बाजार हैं, लेकिन अब बाजार में और तब के बाजार में क्या अंतर है? हम मेक इन इंडिया पे एम्फसाइज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम एप्पल फ़ोन खरीदेंगे नहीं, आप मेरे यहाँ बनाइए, उसको दुनिया में बेचिए, हम भी खरीदेंगे। तो ये एक आमूल परिवर्तन आया है भारत के ओरिएंटेशन में और विश्व भी ये समझने लगा है। जैसे जी ने अपने इंजिन्स को भारत में बनाने का एक डिप्लोमेटिक कू था भारत के लिए, जो किसी भी देश को नहीं किया गया। तो तब के बाजार में और अब के बाजार में ये बहुत बड़ा अंतर है और जिसको स्पष्ट कर रहा है भारत के। मैं आपकी पॉइंट में एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर, और जो मैं राजन सर से पूछूंगा। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, G20, 80% ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, लेकिन सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही हैं। हमने एक ब्रेक थ्रू किया कि इसको एक रूटीन नहीं बनाया। क्या हम इसके आउटपुट जो इससे निकल कर आता है उसको भी रूटीन से कुछ अलग कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो आपने बात की बाजार की, तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट बराबर आ रहा है G20 के माध्यम से कि ये जो संस्था है और अभी कन्वर्ट करना है कि भारत या अफ्रीकन देशों को बाजार के रूप में नहीं देखा जाए, जो कि चीन करने की कोशिश कर रहा है। आप वहाँ से रिसोर्सेज ले रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस नैरेटिव को प्रधानमंत्री ने बदलने की कोशिश की है। और अभी जो इम्पोर्टेंट, जो आपने 60% जो पॉपुलेशन की बात की, तो जो G20 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे जो मॉडल है, वहाँ पे जो डोमिनेंट नैरेटिव है, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट का मॉडल है। सॉरी, आपको रोकूंगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। G20 समिट पर एक और बड़ी जानकारी, ब्रेक करिए। समिट में देश के 500 व्यवसायी होंगे शामिल, ये बड़ी बात है। 500 व्यवसायी होंगे शामिल।